आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन की। जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपसे कि अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो प्रेपोजिशन का होगा। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस तरह से एकेडमिक में प्रेपोजिशन पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, ये सीरीज जो होगी हमारी प्रेपोजिशन की वो उस एकेडमिक सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम आज प्रेपोजिशन को डील करने वाले हैं, ना तो वो इससे पहले इस शहर में पढ़ाया गया और ना ही उस तरह से पढ़ा गया, क्योंकि जो भी बात करेंगे हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे ताकि ये प्रूव हो जाए कि कहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंफ्यूजन है बार बार सबके मन में कि प्रेपोजिशन फिक्स होती है, कोई एक वर्ड दिया रहता है, उसके बाद लोग ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसके बाद यही प्रेपोजिशन आएगी, इसके बाद यही प्रेपोजिशन आएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में भले ही कुछ फिक्स हो ना हो, लेकिन प्रेपोजिशन तो फिक्स नहीं होता। अगर अलग अलग चैप्टर की बात करें तो कुछ फिक्सेशन हो सकती है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें कभी भी वो फिक्स नहीं हो सकता। फिलहाल बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, जरा ध्यान से समझिएगा। इट इज ए वर्ड, एक वर्ड होता है प्रेपोजिशन, ठीक है, विच रिलेट्स, जो रिलेट करता है। रिलेट का मतलब जो संबंध स्थापित करता है, ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का संबंध स्थापित करता है किससे, विथ सम अदर वर्ड्स, किसी दूसरे शब्द से, ठीक है, इन ए सेंटेंस, उसी सेंटेंस में। मतलब ये कि एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसी सेंटेंस के अलग अलग शब्दों से। अब जरा देखिए, दिस अदर वर्ड कुड बी ए नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इट। जिस दूसरे शब्द के साथ कोई प्रेपोजिशन रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा तो क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अदर वर्ड और भी कुछ हो सकता है। अब अगर इस चीज को हम यहाँ देख लें तो अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक सेंटेंस है यहाँ पे। पहले देख लीजिए कि यहाँ कौन कौन प्रेपोजिशन है और किसके किसके साथ इसने रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। देखिए, एक प्रेपोजिशन है इन, एक प्रेपोजिशन है एट, और एक और प्रेपोजिशन आपको दिख रहा होगा नियर। कुल मिलाकर हमारे पास 3 प्रेपोजिशन यहाँ मौजूद है। एक चीज हम आपको बता देते हैं, प्रेपोजिशन जहां भी होगा, देखिए बहुत कम अंतर होता है प्रेपोजिशन और एडवर्ब में। हो सकता है कहीं कहीं ये एडवर्ब भी हो जाए। अगर ये एडवर्ब होंगे तो याद रखिए इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर ये प्रेपोजिशन है इसका मतलब इनके बाद नाउन प्रोनाउन का आना तय। देखिए, नियर के बाद आया है द कैफे, एट के बाद द बॉय और इन के बाद द कार, इन सब के बाद नाउन आया है। इसका मतलब ये तो तय है कि ये सब के सब प्रेपोजिशन हो रहे हैं। अब हम जो यहाँ समझाना चाह रहे थे आपको वो ये कि अपने बाद आने वाले नाउन का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसी दूसरे वर्ड। अब जरा देखो, यहाँ पे इन है, इन के बाद आया है क्या, कार। तो अब इस कार का संबंध किससे है, गर्ल से है, क्योंकि कार में कौन है, गर्ल है। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है एट, एट के बाद क्या आया है, द बॉय। इस बॉय का संबंध किससे बताया गया, लव से बताया गया, क्योंकि लव एट द बॉय, हंसा गया है किस पर, इस लड़के पे। इस लड़के पे क्या किया गया, हंसा गया। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं नियर है, नियर के बाद क्या लगा है, कैफे। इस कैफे का संबंध किससे बताया जा रहा है, स्टैंड से, क्योंकि कैफे के पास क्या किया गया है, स्टैंड किया गया। एक चीज आप सोचो जरा सा, यहाँ हम स्टैंडिंग को माने क्या, इस स्टैंडिंग को हम क्या माने, क्या इसको हम कॉन्टिन्यूअस मान सकते हैं, क्या इसको हम कॉन्टिन्यूअस मान सकते हैं, नहीं मान सकते। देखिए एक चीज एकदम स्पष्ट बता देता हूँ आपको, इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं मानने के पीछे बहुत सारी रीजन है। कॉन्टिन्यूअस अगर मानते हैं हम इसको तो एक बी का फॉर्म चाहिए होता है हमको, ठीक है ना। बी का मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वर हमें चाहिए था इसके साथ, लेकिन हमने वहां कहीं नहीं देखा। बात समझ रहे हो ना। अब इसको मानना पड़ेगा आपको क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ये जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाया जाता है
यहाँ पे जो स्टैंड है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस वजह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। अब हम क्यों इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल माने, जरा एक चीज समझ लीजिएगा। मान लो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रनिंग ट्रेन, एक है हमारे पास ब्रोकन चेयर, ये दो सेंटेंसेस हमारे पास हैं। अब रनिंग ट्रेन हम कहें तो यहाँ ट्रेन की विशेषता हो गई, ब्रोकन चेयर कहेंगे तो ये चेयर की क्वालिटी हो गई। रनिंग ट्रेन का मतलब चलती हुई रेलगाड़ी, इसका मतलब ये मोशन में है। अब यहाँ हम स्टैंडिंग को, जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं वही चीज हम यहाँ देखना चाहते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, द गर्ल इन द कार लॉफ्ड, वो लड़की जो कार में बैठी थी वो हंसी किस पर, एट द बॉय, उस लड़के पे। वो लड़का क्या कर रहा था, स्टैंडिंग, खड़ा था। मतलब जिस तरह से वहाँ ट्रेन मोशन में थी उसी तरह से यहाँ पे लड़का जो है स्टैंडिंग की मोशन में था। जब ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कुल मिला के हम देख रहे हैं कि इसके बाद जितने प्रेपोजिशन है सबके बाद आया है कोई ना कोई नाउन। इसका मतलब इस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज हम आपको एकदम स्पष्ट समझा देते हैं, कहीं भी प्रेपोजिशन अगर लिखा हुआ है तो इस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट तो देख लिए, लेकिन अब याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा उसके पहले जिससे वो रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया होगा। तो इस बॉय का संबंध किससे है, इस लव से, ठीक है। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस है हमारे पास, द बॉयज फ्रॉम दिस विलेज प्ले इन दिस ग्राउंड। एक प्रेपोजिशन है हमारे पास क्या, फ्रॉम, एक प्रेपोजिशन है इन। अब ध्यान से समझिएगा, इस फ्रॉम के बाद आने वाला दिस विलेज ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इस इन के बाद आने वाला दिस ग्राउंड ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसी चीज है जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए या फिर प्रेपोजिशन होना चाहिए। मैंने हजारों बार ये बात बताया है आपको, ठीक है। अब एक चीज समझना, इस फ्रॉम के बाद आया है दिस विलेज, इस विलेज का संबंध किससे है, इस विलेज से संबंध किसका है, बॉय से, क्योंकि लड़के कहाँ के हैं, इस गांव के हैं। इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका संबंध हम इसके प्रेपोजिशन से पहले आने वाले के अनुसार एस्टेब्लिश जरूर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, इन के बाद आया है क्या, दिस ग्राउंड, लेकिन इस ग्राउंड का संबंध किससे है, इस ग्राउंड से क्या जुड़ा हुआ है, प्ले जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि प्ले ही किया जाता है इस ग्राउंड में। याद रखना इस चीज को, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम इसके पहले आने वाले किसी शब्द से जरूर एस्टेब्लिश करेंगे। देखो एक चीज और समझना, अक्सर मैंने अभी तो स्पष्ट रूप से कह दिया आपको कि कोई भी प्रेपोजिशन जो लिखोगे इसके बाद आने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज एकदम कायदे से समझ लेना, ऑब्जेक्ट के रूप में आप या तो नाउन रख पाओगे या फिर प्रोनाउन रख पाओगे। यही दो ऐसी चीज है जिसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में रख पाओगे। अब नाउन में क्या क्या आएगा, नाउन में इंफिनिटिव भी नाउन का काम कर सकता है, जेरंड भी नाउन का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, वो भी जो है ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और प्रोनाउन तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। अब एक बात तो तय है कि प्रेपोजिशन की तरह अगर किसी को हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में या तो आप नाउन या फिर प्रोनाउन रखोगे। अब देखो प्रेपोजिशन यहाँ क्या है, फॉर है, और यहाँ पे भी फॉर। अब यहाँ जो हमने रखा है आईएनजी फॉर्म, और यहाँ भी हमने आईएनजी फॉर्म रखा है। अब ये दोनों क्या है, जरा सा एक बात समझिएगा, ये दोनों आईएनजी तो लगा है, आप ये मत समझ लेना कि कहीं भी आईएनजी लगेगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस ही बनेगा। ये जो है गलत फहमी है। कंटिन्यूअस टेंस तो ये तब होता है जब इसके साथ इज, एम, आर, वाज, वर जुड़ा होता है। इसका मतलब ये तय है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है।
आपको ये जानना चाहिए कि अगर ये प्रपोजिशन है तो जाहिर है कि इसके बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन ही रखेंगे। आपको तो इतना पता है कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो जेरंड बनता ही है। जेरंड जो है बराबर होता है नाउन के, वो इक्विवेलेंट है नाउन के, ठीक है ना। इसलिए फॉर या फिर कोई भी प्रपोजिशन अगर हम यहाँ रख दें तो इसके बाद जो वर्ब रखोगे वो आईएनजी फॉर्म में अल्टीमेटली चला ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये आईएनजी फॉर्म में जाएगा अब ये बन जाएगा क्या, जेरंड, जिसको हम नाउन के इक्विवेलेंट मानते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और अगर किसी वर्ब को रखने की जरूरत पड़ी तो आईएनजी फॉर्म में चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, जेरंड, ठीक है। अब एक बात अक्सर कही जाती है आपको कि प्रपोजिशन जो है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैन वॉक्ड डैश, यहाँ पे है एक प्रपोजिशन भरना है, द पार्क। अब यहाँ एक ध्यान से, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, देखने में आपको लगेगा कि सब सही है, ठीक है ना। अब कब कौन सी परिस्थिति में कौन सा प्रपोजिशन सही होगा वो आप अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे ये पार्क है, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लेना। यहाँ एक आदमी है, यहाँ ये पार्क है। चलो इसको हटाते हैं। अगर तुम यहाँ इन रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पार्क जो है ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में जो है टहलने का काम होता है, ठीक है। लो इन भी सही हो गया। राउंड का मतलब आपको पता है कि ये सर्कुलर मूवमेंट को दिखाता है। सर्कुलर मूवमेंट का मतलब है कि अगर पार्क के अंदर यहाँ से यहाँ तक वो पूरा घूम रहा है तो भी राउंड लिखोगे, और अगर बाहर भी बाउंड्री के बाहर ऐसे घूम रहा है तो भी जो है यहाँ राउंड ही लिखना पड़ेगा। लो ये भी सही हो गया। अब नियर है ना, मान लो कोई व्यक्ति है जो पार्क के आसपास इधर मंडरा रहा है, घर उसका दूर है, पार्क उसके नजदीक है, तो आप यहाँ पे इसको भी जस्टिफाई करोगे रे, क्योंकि पार्क के आसपास अगर वो मंडरा रहा है तो पार्क के करीब वो मंडरा रहा होगा, घूम रहा होगा। तो नियर भी सही है। फ्रॉम सही कब होगा? फ्रॉम तुम्हें पता है कि टू और फ्रॉम दो प्रेपोजिशन ऐसी है, टू जो है वो रिलेशन जोड़ता है और फ्रॉम क्या करता है, रिलेशन को तोड़ देगा। अगर तुम कहोगे यहाँ फ्रॉम सही करने की बात, तो इसका मतलब कि कोई व्यक्ति पहले से पार्क में था, अब वो पार्क छोड़कर बाहर निकल गया। अब यहाँ लो फ्रॉम भी सही हो गया। बात समझ में आ रही है ना? फ्रॉम का मतलब लिविंग पॉइंट, पार्क में पहले से रहा होगा तब ना पार्क को छोड़ेगा वो। लो फ्रॉम सही हो गया। अब टू कब सही होगा? मान लो वो अपने घर पे था, घर से चला और पार्क में पहुंच गया, तो टू तो जैसे तुम लोग बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, घर से मार्केट पहुंचते हो तो टू का इस्तेमाल करते हो। घर से बेचारा पार्क में गया तो पार्क के लिए टू का इस्तेमाल किया। लो ये भी सही हो गया। अब है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स जो है वो दिखाता है डायरेक्शन को। दो चीज है, टू और टुवर्ड्स में फर्क समझ लेना। टू जो है वो मंजिल को दिखाएगा, डेस्टिनेशन को, जहां तुम्हें पहुंचना था वहां तुम पहुंच गए, वो टू हो जाएगा। लेकिन जहां तुम्हें पहुंचना है वहां न पहुंच के उसकी ओर गए हो, अगर उसकी तरफ गए हो तो वो टुवर्ड्स है। अगर मैं कहूंगा वह पार्क में गया है तो वेंट टू पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि पार्क में हम कह दें तो इसका मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन अगर मैं कह दूंगा वह पार्क की तरफ गया है, पार्क की तरफ का मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि वो पार्क में ही गया होगा। पार्क के अगल बगल कोई प्लेस हो सकता है दूसरा जिसकी तरफ वो गया होगा, तो वहां पे देखो टुवर्ड्स भी सही हो गया। यहाँ से चला और पार्क की ओर गया, पार्क में नहीं जाना है, यहाँ पार्क की ओर गया, पार्क की ओर जाके इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, पार्क में नहीं गया, तो अब यहाँ लो टुवर्ड्स भी सही हो गया। अक्रॉस कब सही होगा? अक्रॉस तुम्हें पता है, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से टहलना शुरू किया और टहलते हुए पार्क के बाहर निकल गया। लो अक्रॉस भी सही हो गया। कोई भी स्थिति समझ लेना पहले कि भले ही ग्रामर के किसी सेक्शन में फिक्सेशन हो सकता है, प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन फिक्सेशन को शो ही नहीं करेगा। जरा सा कंडीशन बदलेगा, प्रेपोजिशन बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आगे जो है और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए
कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, तो हमें ये देखना है कि ये सारे सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। एक चीज़ समझना, इन चीज़ों को समझने से पहले आप एक बात, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है वो समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये दो चीजें समझ लीजिए, उसके बाद जो है ये चीजें अपने आप समझ में आएगी। इट्स यहाँ भी है ना, इट्स यहाँ भी है। जो लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक चीज और समझ लीजिएगा कि ये दोनों जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है दोनों, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है दोनों, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद राइस ऑब्जेक्ट है, क्या इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये हम ऑब्जेक्ट मान लें इसको? नो सर, नहीं मान पाओगे, क्योंकि खाना जो है वो खाने की चीज राइस ही हो सकती है, क्योंकि इस ईट का ऑब्जेक्ट तुम राइस को तो मान सकते हो। अगर ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट तो दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ट्रांजिटिव वर्ब दे रखा है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब दे दिया तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बीच में किसी प्रेपोजिशन का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो एक ट्रांजिटिव वर्ब ही था, लेकिन एक चीज है कि खाने की चीज चम्मच नहीं हो सकती, हम खाते कुछ और है चम्मच से। तो यहाँ स्पून जो है वो मीडियम है ईटिंग का, ठीक है, कोई मीन्स है ईटिंग का, कोई साधन है ईटिंग का, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो मीन्स के लिए विथ लगेगा। अब एक चीज बताओ, तुम यहाँ ईट को क्या मानोगे? क्या अभी भी इसको ट्रांजिटिव मानोगे? कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगी, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव जैसा होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब यही चीज जो है यहाँ देखो, वर्ब क्या है? अटैक, यहाँ पे वर्ब क्या है? फेस, यहाँ वर्ब क्या है? क्वालिफाई, यहाँ वर्ब क्या है? एक्सेस। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप समझ लेना। ये चार वर्ब जो अंडरलाइन हमने कर रखा है ना, ये सब के सब क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब है। जितने भी वर्ब हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है वो सब के सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे देखो, अटैक किया गया है, अटैक किस पर किया गया है? इनोसेंट पीपल पर। तो इस अटैक का जब ऑब्जेक्ट तुम इसी को, जैसे यहाँ पे इसको प्रेपोजिशन मानोगे ना, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अब अगर हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब मान ही लें तो इसका ऑब्जेक्ट तो हमें पहले से ही इसको मानना पड़ेगा। मान लो अगर हम इस प्रेपोजिशन को रख देंगे यहाँ पे, तो इसका ऑब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो ट्रांजिटिव वर्ब का हो जाएगा। अगर इस प्रेपोजिशन को भी हम रख देंगे तो फिर इसका भी तो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ यही है, इनोसेंट पीपल। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया अटैक का, क्योंकि अटैक किस पर किया गया है? बेकसूर लोगों पर। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो अब इस प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं रही, काट दो अभी, ठीक है। यहाँ देखो, वी फेस्ड, हमारा सामना हुआ, ठीक है, हमने सामना किया। अब सामना किससे किया? मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं से सामना हुआ, ठीक है ना। अब एक बात सोचो जरा सा, ये फेस जो है तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुमने दे ही दिया, मैनी प्रॉब्लम्स। तो अब इस प्रेपोजिशन की क्या जरूरत है? हटाओ इसको। वही हाल क्वालिफाई का है। क्वालिफाई का मतलब टू पास, टू क्रैक, ठीक है ना। अच्छा, क्वालिफाई क्या किया गया है? दीज टेस्ट। क्वालिफाई क्या किया? दीज टेस्ट। तो इस क्वालिफाई का ऑब्जेक्ट तो हमारा टेस्ट हो ही गया। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हम दे ही दिए यहाँ पे, तो फिर इनका ऑब्जेक्ट हम कहाँ से ले आएंगे? इस वजह से अब इनकी जरूरत नहीं रही, इसको हटाओ। वही हालत एक्सेस की है, एक्सेस भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसके साथ हम जो ये दे रहे हैं दैट फाइल, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इस प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं रही। अब इसको आप हटाइए। कुल मिला के इन चार सेंटेंसेज में जो हम आपको समझा पाए हैं वो यही है कि अगर
हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब दे रखा है किसी सेंटेंस में, तो इसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना। अब बीच में किसी भी तरह का प्रेपोजिशन जो है अलाउड नहीं है। अगर इस तरह का प्रेपोजिशन आप रखोगे तो सेंटेंसेस जो है आपको वो गलत हो जाएंगे। एक बात समझना, दो सेंटेंस और हमारे पास है। एक है ही डाइड देम, ही किल्ड देम। डाई और किल। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, डाई एक दो वर्ब और होती है हमारे पास, एक होती है डूइंग, एक होती है हैपनिंग, ठीक है ना। हैपनिंग का मतलब है वैसी वर्ब जो अपने आप होने वाली है। डूइंग का मतलब वो वर्ब जो आपके इख्तियार में है, आप करते हैं उस काम को। बात समझ रहे हो ना? तो डूइंग और हैपनिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। डाई का मतलब मरना है, किल्ड का मतलब मार देना है। मरना जो है वो खुद होने वाली एक्टिविटी है, ये हो गया क्या? हैपनिंग। हैपनिंग है, लेकिन किल अपने से नहीं हो जाएगा, आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, तब आप किसी को मार पाओगे। ये हो जाएगा डूइंग। डूइंग जो है अक्सर ट्रांजिटिव वर्ब होती है और हैपनिंग जो है अक्सर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि जो डूइंग है वो हमेशा ट्रांजिटिव ही रहेगा, ये कभी कभी इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो हैपनिंग है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। हैपनिंग हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसके बाद आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो डूइंग है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है। अब जब ट्रांजिटिव होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट दे देना, और जब इंट्रांजिटिव होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मत देना। अब ये चीज समझ लो यहाँ से, डाई तो आपको कह रहे हैं हैपनिंग है, तो अगर ये हैपनिंग है तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को नहीं आना चाहिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे तो आप इसको ऑलरेडी इसको हैपनिंग डिक्लेयर कर चुके हो, इसका मतलब ये तो इंट्रांजिटिव है। तो जाहिर है कि इसके बाद आप ऑब्जेक्ट दे नहीं पाओगे। ऑब्जेक्ट नहीं दे पाओगे तो ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है? वर्ब का हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होने से रहा नहीं होगा, प्रीपोजिशन का तो हो सकता है ना। अब देखो इतने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं लिख दूं ही डाइड विद देम, इसका मतलब वो मर गया उन लोगों के साथ। ही डाइड फॉर देम, ही डाइड फॉर देम, इसका मतलब उन लोगों के लिए मर गया, बेचारा कुर्बान हो गया। अब मैं रख दूं बिफोर, इसका मतलब ही डाइड बिफोर देम, उन लोगों के सामने दम तोड़ा उसने, ठीक है, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, ही डाइड बिकॉज ऑफ देम का मतलब उन लोगों की वजह से मर गया। इसका मतलब ये देखो, बिकॉज के साथ ऑफ रखोगे तभी ये प्रीपोजिशन बनेगा। बिकॉज अकेले रख दोगे ये कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना, कारण बताने लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू देम, अगर यहाँ अकॉर्डिंग टू देम रख दोगे तो इसका मतलब कि इन लोगों के अनुसार वो मरा है। मतलब कि जैसा ये लोग बोले थे जहर खा लेना या फिर कूद जाना कहीं से, ठीक है ना, जैसा ये लोग कहे होंगे उसके अनुसार ये मरा है। यहाँ पे सारे मीनिंग जो है आप जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ और है, यहाँ पे स्थिति कुछ और है। देखो यहाँ किल्ड जो है वो डूइंग है, डूइंग जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। अब देख रहे हैं कि ही किल्ड, उसने मार डाला, कोई तो ऐसा होगा जिसको मारा गया होगा, किसको मार डाला? देम को मार दिया। तो देम जो है मरने वाला है, ही मारने वाला है। इसका मतलब स्किल का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास यहाँ मौजूद है ही। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है तो हम प्रीपोजिशन देने की जहमत क्यों उठाएं? इस प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इससे एक और चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसा आता है तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कुछ आ रहा है तो हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशन की जरूरत हो सकती है, ट्रांजिटिव के बाद हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए एक लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये तमाम वर्ब्स की लिस्ट है, ठीक है ना। इन वर्ब्स की खास बात ये है, इन वर्ब्स की खास बात ये है कि इनके साथ प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी नहीं आएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन जो है जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन आप याद रखना इनके साथ प्रेपोजिशन किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखो इसमें से कुछ वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रिच है, अभी एक्सेस का एग्जांपल हमने दिया था आपको, देखो एक्सेस वर्ड है इसमें, एक्सेस के बाद जो है आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, वहां नहीं देना आपको। इन चीजों के अलावा एक बात और आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि अंडरलाइंड है, ठीक है। वैसे वर्ब्स जो कि अंडरलाइन किए गए हैं यहाँ पे, द वर्ब्स टू बी अंडरलाइंड हियर आर बोथ नाउन्स और वर्ब्स, ठीक है। वो नाउन भी है, वर्ब भी है, जिनको अंडरलाइन किया गया है उसी की बात कर रहा हूँ। अंडरलाइन वर्ब्स जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, लेकिन जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ब है, ठीक है। एक चीज यहाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके साथ प्रेपोजिशन आमतौर पे मत रखना, ठीक है। लेकिन कंडीशन अगर चेंज होगी, वो हालांकि आगे हम बात करेंगे उसकी किन परिस्थितियों में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगेगा, वो हम आगे जो है अभी तुरंत देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं, इसमें अक्सर एरर जो है कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नहीं उन्हें जानकारी की कमी होती है शायद। देखो रिच एड जो लिखा है ना, रिच के बाद एड जो लिखा हुआ है, अक्सर इसको जो है लोग सही मान लेते हैं, रिच के बाद एड अक्सर लोग लगा लेते हैं, लेकिन एक चीज समझना है यहाँ पे, रिच एट का मीनिंग होता है क्या, अराइव एट। रिच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब पहुंचना। रिच का मीनिंग ही होता है अराइव एट। इस मीनिंग में ही देखो एट पहले से छिपा हुआ है, अब एट की जरूरत नहीं है आपको। रिच के साथ कभी भी जो है एट का इस्तेमाल मत करना है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है अराइव एट, वो पहले से ही एट अपने अंदर रखता है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको एट की जरूरत नहीं है। अवेट फॉर है, अवेट फॉर का मीनिंग होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। अब देखो अवेट के मीनिंग में ही वेट फॉर लगा हुआ, फॉर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसके मीनिंग में, अब यहाँ भी फॉर रख दिया, ये जो है गलत हो जाएगी। अब यहाँ टोल्ड टू जो लिखा है, टोल्ड का मीनिंग होता है क्या, सेट टू। नरेशन पढ़े हो तो जानते हो, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो उस टोल्ड का मीनिंग ही होता है सेट टू। जब इसके मीनिंग में टू पहले से जुड़ा हुआ है, तो अब आपको क्या जरूरत है फिर यहाँ से टू जो है रखने की, टू हटाओ यहाँ से। एंटर इनटू है, एंटर इनटू है, अब इसका मतलब क्या होता है, गो या कम इनटू। एंटर का मतलब अंदर या बाहर जाना, यही ना हो सकता है, ठीक है। तो एंटर इनटू, एंटर का मीनिंग ही होता है गो या कम इनटू। गो इनटू लिखो चाहे कम इनटू लिखो, दोनों में तो इनटू अपना मीनिंग तो रखेगा ही अपना, ठीक है ना। जब मीनिंग इनटू का पहले से है तो यहाँ एंटर के साथ इनटू रखने की कोई जरूरत तुम्हें नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज और, कंप्राइज ऑफ है यहाँ। कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना। कंप्राइज का मीनिंग होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना। कंप्राइज ऑफ का कंप्राइज का मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ, बना होना किसी चीज से मिलकर। तो जब कंप्राइज का मीनिंग तुम देख ही रहे होगी, कंसिस्ट ऑफ है, ऑफ इसमें पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब यहाँ इस ऑफ को रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेट इनटू है, इन्वेस्टिगेट इनटू है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू, वही बात फिर हो गई। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना होता है ना, उस जांच करने का मीनिंग ये लुक इनटू, ठीक है ना। तो जब इनटू पहले से ही इसमें जुड़ा हुआ है, पहले से इनटू जब जुड़ गया है इसमें, तो इसका मतलब यहाँ इनटू रखने की क्या जरूरत है, इनटू के यहाँ से हटाओ। एक चीज इस लिस्ट से आपको समझ जाना चाहिए कि जो वर्ब हमने यहाँ दे रखा है उसके साथ अब ये प्रेपोजिशन इनवैलिड हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो मीनिंग है, इनका जो सेंस है, उसके सेंस में पहले से ही प्रेपोजिशन जो है एग्जिस्ट करता है, मौजूद रहता है। डिस्कस अबाउट का मतलब क्या है, डिस्कस अबाउट का मतलब होता है टॉक अबाउट। डिस्कस का मतलब है क्या, टॉक अबाउट। डिस्कस मतलब कोई चीज आप डिस्कस कर रहे हो, तो इसका मतलब तो पहले से ही है टॉक अबाउट। जब टॉक अबाउट इसका मीनिंग है, अबाउट तो पहले से ही इसके मीनिंग में है ना, पहले से ही वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जब अबाउट पहले से इसके मीनिंग में है तो यहाँ से अबाउट को हटाइए।
एक्सप्लेन अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट, इन दोनों का मतलब क्या है? टेल अबाउट। एक्सप्लेन का मतलब भी होता है टेल अबाउट, डिस्क्राइब का मतलब भी होता है टेल अबाउट। आप देख ही रहे हो कि दोनों जगह अबाउट का मीनिंग पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इस अबाउट को रखने की क्या जरूरत है? अब इस अबाउट का कोई काम नहीं रहा आपके लिए, ठीक है। कुल मिलाकर ये समझ लेना कि यहाँ जो वर्ब्स दे रखे हैं मैंने, इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो आपको नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल सेंस है, इसका जो इंटरनल मीनिंग है, उस मीनिंग में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रपोजिशन एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है ना। चलिए, अब आज जो कुछ भी हमने सीखा है, पढ़ा है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। उसके बाद जो भी दिक्कत आपको हुई होगी वो चीज़ें कल जरूर आप पूछ लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स जो है जरूर लिखा करिए। एक बात हम आपको बता देते हैं यहाँ से, इन क्लासेस में पढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये आपसे डिमांड करेगा लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हो कि एक बार चीज़ों को देख के सिर्फ हम जो है सीख लेंगे सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। चीज़ों को याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको खूब अच्छे से, ठीक है ना। विद दिस आई ब्रिंग एन एंड टू माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।